चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बड़ी जानकारी आपको देते हैं। लखनऊ इमारत हादसे में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। हादसे में 28 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं। कई लोगों के अब भी मलबे में दबे होने की आशंका है। लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में बिल्डिंग गिरने से हादसा हुआ, जिसमें मृतकों की संख्या बढ़ गई है। मरने वालों की संख्या 8 तक पहुंच चुकी है और 28 लोग बताया जा रहा है कि गंभीर रूप से घायल हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि अभी भी कई लोग मलबे में दबे हो सकते हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में जहां पर बिल्डिंग गिरी वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और देखिए किस तरीके से लोग सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। अभी भी कहा जा रहा है कि कई लोग हो सकता है मलबे में दबे हों और इसी वजह से एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। एक एक जिंदगी को बचा लिया जाए, कोशिश यही है, लेकिन बावजूद इसके 8 लोग अभी तक अपनी जान गंवा चुके हैं। 28 लोग बताया जा रहा है कि गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं लखनऊ में हुए हादसे की, जहां पर एक इमारत गिरी और जैसे ही यह हादसा सामने आया तब से लेकर लगातार टीमें राहत बचाव कार्य में जुटी हुई हैं, कोशिश की जा रही है। सवाल बड़ा बना हुआ है कि आखिर इसके पीछे जिम्मेदार कौन है, लेकिन सबसे बड़ी जो प्रायोरिटी है इस वक्त वो यही है कि लोगों को बचा लिया जाए। और इसी बीच एक और बड़ा अपडेट, लखनऊ हादसे पर डीसीपी आरएन सिंह का बयान। 5-6 घंटे में रेस्क्यू अभियान पूरा हो जाएगा। जर्जर हालत में इमारत थी, इसलिए वो ढह गई। डीसीपी का कहना है घायलों की हालत स्थिर है। जो हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, इसमें 8 लोगों के जो है कोलैप्स होने की स्थिति आई हुई है, जिनकी हम लोग जो है इसका आगे मेडिकल कॉलेज वगैरह भेज करके इनके डेड बॉडी के संदर्भ में जो आवश्यक अन्य कार्रवाइयाँ हैं वो विधिक स्तर पर की जा रही हैं। 28 लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज भी सुनिश्चित किया जा रहा है, उनका प्रॉपर इलाज कराया जा रहा है। यहाँ पर अब जो संवेदनशीलता के आधार पर रेस्क्यू ऑपरेशन तो पूरा किया जा रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो लोग अभी तक जिसके कोलैप्स होने की स्थिति थी उनको हम लोग निकाल चुके हैं। बाकी लोगों के लिए भी हम लोग संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से मेरे सहयोगी वीरेश पांडे इस वक्त लाइव कनेक्ट है। वीरेश, डीसीपी कह रहे हैं कि ये पूरी बिल्डिंग जर्जर हालत में थी और इसी वजह से गिर गई। कौन जिम्मेदार है इन 8 लोगों की मौत का और फिलहाल मौके पर क्या चल रहा है? रेस्क्यू ऑपरेशन कितनी देर में पूरा हो जाएगा, क्या जानकारी वीरेश? देखिए, जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो कुछ देर में पूरा हो जाएगा और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये तस्वीरें हैं। और जर्जर इमारत अगर 15 साल में जर्जर हो जाए तो फिर बहुत ही अनोखी बात है। हाई टेक्निक से बनी हुई इमारत जर्जर 15 साल में हो जाए और जो एलडीए है वो क्या कर रहा था, ऐसी तमाम जो सवाल हैं वो खड़े होते हैं। जो रेस्क्यू का ऑपरेशन है वो कल रात से ही चल रहा है। शाम 5 बजे की ये घटना है। आनन फानन में मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद जो यहाँ के जिलाधिकारी हैं, नगर आयुक्त हैं, मंडलायुक्त रोशन जैकब हैं, तमाम आला अधिकारी और प्रशांत कुमार जो डीजीपी हैं, उन्होंने आसपास की तमाम फोर्सेस को आनन फानन में यहाँ भेजा और उसके बाद से राहत और बचाव का कार्य चल रहा है। लेकिन अब तक का जो अपडेट है उसमें 8 लोगों की मौत की खबर है और इसके साथ 28 लोगों को विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। जो केजीएमयू में हैं, कुछ लोग बंधु में हैं, अपोलो हॉस्पिटल्स में हैं, जो यहाँ के आसपास के हॉस्पिटल हैं। और ऐसे में जो एसडीआरएफ के जांबाज हैं वो उनकी 2 बटालियन यहाँ लगाई गई है। एनडीआरएफ को भी लगाया गया है। मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले पर अपनी नज़र बनाई हुई है। जो यहाँ के जेसीपी हैं, डीसीपी हैं, एसीपी हैं, तमाम आला अधिकारी मोर्चे पर मौजूद हैं। यहाँ के मौजूदा विधायक राजेश्वर सिंह भी रात भर यहाँ रहे। तो ये ऑपरेशन का काम अगर मैं दिखाना चाहूँगा, इसको टेक्निकल तरीके से दिखाना चाहूँगा, ये जो जेसीबी मशीन चल रही है, यहाँ के जो एक्सपर्ट्स हैं, यहाँ के जो जानकार हैं, उनका ये कहना है ये तभी चलती है जब ये आशंका खत्म हो जाती है कि मलबे के अंदर किसी और के होने की खबर है। यानी डॉग स्क्वाड के जरिए और तमाम तकनीकी पहलुओं की जांच पड़ताल करने के बाद जो ये एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम है वो इस नतीजे पर पहुंची है कि इस मलबे में जो फंसे हुए लोग हैं उनको निकाल लिया गया है। यानी कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका भी जो अधिकारी हैं वो अब जाहिर नहीं कर रहे हैं। इसी वजह से ये जेसीबी
जेसीबी की मशीन लगातार अपने जो हथियार है उसका इस्तेमाल करके तोड़फोड़ करते हुए मलबे को हटाने की कोशिश में लगी हुई है। और ऐसी यहाँ पर 4 मशीनें हैं, जेसीबी मशीनें हैं। एसडीआरएफ की जो टीम है उनकी संख्या लगभग 150 के आसपास है। एनडीआरएफ की जो सदस्य हैं उनकी संख्या लगभग 90 से ज्यादा है। यानी कि कुल मिलाकर वीरेश की रात भर ये रेस्क्यू चला और उसके बाद ये निष्कर्ष कि फिलहाल मलबे में कोई फंसा नहीं है, सभी को बाहर निकाल लिया गया है। आप मेरे साथ रहिए। अब देखिए, लखनऊ से मोहनलालगंज के सांसद हैं आरके चौधरी, उन्होंने हादसे के लिए प्रशासन और बिल्डिंग के मालिक को दोषी ठहराया। सुनिए। हमारा मानना है कहीं न कहीं जो बिल्डिंग का मालिक है वो लापरवाह है। पुरानी बिल्डिंग है, जर्जर है, लोडेड रहती है, फिर भी ध्यान नहीं दिया। प्रशासन भी जिम्मेदार है, बिल्डिंग का मालिक भी जिम्मेदार है। अधिकतर लोग मरते हैं जो लेबर होते हैं, जो बड़े लोग हैं उनको मज़ा आता है, कुछ मुआवजा दे देंगे, काम खत्म हो जाएगा। तो सीरियसली इसको लेना चाहिए प्रशासन को। आपको क्या लगता है कि इस तरीके, क्योंकि वेयर हाउस था ये और आप खुद कह रहे हैं कि लोडेड रहता था, तो क्या इस तरीके की बहुत सी बिल्डिंग्स हो सकती हैं, उसको लेकर के क्या कोई पक्का मुझे लगता है कि लखनऊ में तो ऐसे कम से कम 5 बिल्डिंगें होंगी जो जर्जर हालत में हैं, कभी भी गिर सकती हैं। आज नहीं गिरेंगी, कल गिरेंगी, कल नहीं गिरेंगी, परसों गिरेंगी। प्रशासन को देखना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ेंगे अगली खबर पर। यूपी में मंगेश यादव एनकाउंटर पर सियासत तेज हो चुकी है। राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। एसटीएफ को गिरोह की तरह चला रही है बीजेपी, ऐसा कहना है राहुल गांधी का। बीजेपी शासित राज्यों में कानून की धज्जियां उड़ी। कौन जिएगा और कौन नहीं, ये फैसला अदालत करेगी या फिर पुलिस, ये सवाल राहुल गांधी की तरफ से उठाए गए। बीजेपी को रूल ऑफ लॉ पर भरोसा नहीं है। मंगेश के परिवार के आंसू पूरे देश से सवाल पूछ रहे हैं, ऐसा कहना है राहुल गांधी का। एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने देखिए ये लिखा है कि सुल्तानपुर में हुए मंगेश यादव के एनकाउंटर ने फिर से एक बार बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। रूल ऑफ लॉ पर विश्वास नहीं है बीजेपी को, ऐसा कहना है राहुल गांधी का। उन्होंने ये भी लिखा कि कौन जिएगा और कौन नहीं जिएगा इसका फैसला अदालत करेगी या फिर पुलिस करेगी। वीरेश पांडे हमारे साथ कनेक्ट है, उनके पास जाएंगे। लेकिन ये जो ट्वीट आप देख रहे हैं और साथ में जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो फिर से आपको एक बार दिखा देते हैं। राहुल गांधी की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। सियासत इस पूरे मामले को लेकर अब तेज हो चुकी है और मंगेश के परिवार के आंसू पूरे देश से सवाल पूछ रहे हैं, ऐसा कहना है राहुल गांधी का। अब देखिए, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है और वो ये है कि यूपी के सुल्तानपुर लूटकांड में मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद अब मुख्य आरोपी विपिन सिंह को अपने एनकाउंटर का डर सता रहा है। 28 अगस्त को सुल्तानपुर के ठठेरी बाजार में गहनों की दुकान में करीब 1.5 करोड़ की डकैती पड़ी थी और इसका मास्टरमाइंड विपिन सिंह निकला था। लेकिन मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद अब विपिन सिंह को अपने एनकाउंटर का डर सता रहा है। क्या कहना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? मेरे सहयोगी वीरेश पांडे इस वक्त सीधे हमारे साथ कनेक्ट हैं। वीरेश, जिस तरीके से मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ और उसके बाद अब सियासत तेज है, राहुल गांधी लगातार सवाल उठा रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर और अब खबर ये आ रही है कि विपिन सिंह अपने एनकाउंटर को लेकर डर सता रहा है। देखिए, ये पूरा मामला एक तरीके से जाति और सियासी रंग ले चुका है। विकास दुबे एनकाउंटर के बाद से ये पहला ऐसा एनकाउंटर है जिस पर यूपी की सियासत खौल रही है और खौल इस लिहाज से रही है कि इसे जातीय रंग देने की कोशिश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि हम एनकाउंटर किसी को देखकर नहीं करते, हम जाति धर्म की बात नहीं करते, बल्कि जो अपराधी है उसको उसकी सीमा तक पहुंचाते हैं। और ऐसे में राहुल गांधी, अखिलेश यादव, विपक्ष के तमाम जो नेता हैं वो भारतीय जनता पार्टी योगी सरकार को घेरने की कवायद में लगे हुए हैं। और जो राजभर हैं, ओम प्रकाश राजभर, वो कह रहे हैं कि आधार कार्ड देख के जो पुलिस है वो एनकाउंटर नहीं करती है बल्कि अपराधियों का एनकाउंटर करती है। तो विकास दुबे की जो कानपुर में एनकाउंटर हुआ था उसके बाद से मंगेश यादव की तुलना की जा रही है उस एनकाउंटर से। और पहली बार हम देखें उस विकास दुबे के कांड के बाद से
पहली बार इस तरह से सरकार को घेरने की कोशिश विपक्ष संयुक्त रूप से कर रहा है। उस दरमियान तो अखिलेश यादव के साथ सवाल कई लोगों ने खड़ा किया था, लेकिन राहुल गांधी ने मुखर होकर सवाल नहीं खड़े किए थे। लेकिन इस बार इन दोनों लड़कों की जोड़ी ने जो गठबंधन किया है वो हर मसले पर संयुक्त रूप से अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, जिसकी वजह से आवाज की जो तासीर है वो पूरे राष्ट्र में सुनाई दे रही है। यही वजह है कि मंगेश यादव का जो एनकाउंटर हुआ है वो सवालों के घेरे में विपक्ष लगातार खड़ा कर रहा है। और जो मुख्य गुनाहगार है विपिन सिंह, वो कह रहा है कि अब मुझे भी एनकाउंटर कर दिया जाएगा। तो ये मामला कुल मिलाकर गंभीर हो चुका है। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी ने अपना प्रतिनिधिमंडल भेजा और आज कांग्रेस भेज रही है। यानी कि विनेश, पहले अखिलेश यादव इस पूरे मसले पर सवाल उठाते नजर आए और अब राहुल गांधी भी खुलकर बोल रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपका तमाम अपडेट्स पहुंचाने के लिए। और अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कोलकाता लेडी डॉक्टर रेप एंड मर्डर केस की। कोलकाता रेप मर्डर केस का 1 महीना पूरा हो चुका है। बंगाल में आज फिर से रिक्लेम द नाइट विरोध प्रदर्शन होगा। लेडी डॉक्टर को न्याय की मांग को लेकर यह प्रदर्शन है। आज आधी रात को रिक्लेम द नाइट प्रदर्शन में बंगाल के लोग शामिल होकर पीड़िता के लिए न्याय की मांग करेंगे। इससे पहले 4 सितंबर को भी रिक्लेम द नाइट विरोध प्रदर्शन किया गया था और अब जब आज इस पूरे घटनाकांड को 1 महीना पूरा हो चुका है, विरोध और ज्यादा तेज होता नजर आ रहा है। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर लेडी डॉक्टर को न्याय दिलाने की मांग को लेकर आज फिर से बंगाल में प्रदर्शन होगा। रिक्लेम द नाइट विरोध प्रदर्शन आधी रात को रिक्लेम द नाइट प्रदर्शन में बंगाल के लोग शामिल होंगे और पीड़िता के लिए न्याय की मांग करेंगे। 4 सितंबर को भी रिक्लेम द नाइट विरोध प्रदर्शन किया गया था और आज एक बार फिर से विरोध के स्वर ऊंचे उठते बंगाल में आधी रात को सुनाई देंगे। रिक्लेम द नाइट विरोध प्रदर्शन कोलकाता लेडी डॉक्टर रेप और मर्डर केस को लेकर लगातार डॉक्टर से लेकर आम लोग तक प्रदर्शन कर रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं, लगातार सड़कों पर नजर आ रहे हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर जब आज 1 महीना पूरा हो चुका है, ऐसे में रिक्लेम द नाइट विरोध प्रदर्शन होगा। आधी रात को बंगाल में लोग सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन जताते हुए नजर आएंगे। लोगों का लगातार गुस्सा फूट रहा है। न्याय की मांग, इंसाफ की मांग उनकी तरफ से लगातार की जा रही है। हाथों में तख्तियां लेकर लगातार जो है लोग प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और अब आज एक बार फिर से आधी रात को रिक्लेम द नाइट प्रदर्शन होगा। मेरे साथ मेरी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल इस वक्त फोन लाइन पर हैं। मनोज्ञा, आज रात को फिर से एक बार रिक्लेम द नाइट विरोध प्रदर्शन, क्या होगा इस प्रदर्शन के जरिए और क्या मैसेज देने की कोशिश बंगाल के लोगों के द्वारा? देखिए, बंगाल के लोगों में जो गुस्सा फूट रहा है और जो उबाल है वो हर रोज किसी न किसी तरह से प्रदर्शन हो रहा है। खुद पुलिस के आंकड़े बताते हैं कि हर रोज 80 से 100 प्रदर्शन छोटे बड़े स्तर पर पूरे बंगाल में हो रहे हैं। आप कल्पना कीजिए कि आज भी रिक्लेम द नाइट है और आज पूरा 1 महीना हो जाएगा और आज ही के दिन उसके घर से, पीड़िता के घर से, सोदपुर से लेकर आरजीकर अस्पताल तक सबसे बड़ी मानव श्रृंखला बनाई जाएगी, जिसमें सैकड़ों लोगों के सम्मिलित होने की और भाग लेने की संभावना है। अलग अलग समय पर लोग वहां पर आकृतियां बनाएंगे, वहां पर पेंटिंग्स बनाएंगे और उसके साथ आज ही रिक्लेम द नाइट, यानी कि एक जहां और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, तो वहीं दूसरी ओर वी वांट जस्टिस और इंसाफ की मांग और इंसाफ की गुहार सीबीआई की जितना जल्दी हो सके जो भी दोषी है उसे फांसी की सजा या सख्त से सख्त सजा दी जाए। इस तरह के आंदोलन पश्चिम बंगाल में पॉलिटिकल नेतृत्व में पहले भी हुए हैं, लेकिन ये पहला मौका होगा जब कुछ जनता सड़कों पर लगातार उतर रही है और एक दिन नहीं बल्कि हर रोज उतर रही है। ठीक है मनोज्ञा, शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। बड़ी खबर, आज जुलाना जाएंगी कांग्रेस की उम्मीदवार विनेश फोगाट। टिकट मिलने के बाद पहली बार जुलाना जाएंगी विनेश फोगाट और गांव खेड़ा बख्ता में विनेश का जोरदार स्वागत होगा। जुलाना के गांव खेड़ा बख्ता में विनेश का ससुराल है और आज जब वहां पर विनेश फोगाट पहुंचेंगी तो उनके भव्य स्वागत की तैयारी है और ये पहली बार होगा कि जब वो टिकट मिलने के बाद जुलाना जाएंगी। एक और बड़ी खबर, हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर बड़ा अपडेट। कांग्रेस से गठबंधन को लेकर आम आदमी पार्टी में विरोध के स्वर उठने लगे हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती ने कांग्रेस पर सवाल उठाए। सोमनाथ भारती ने गठबंधन को स्वार्थी और बेमेल बताया। कांग्रेस के नेताओं पर बीजेपी की मदद करने का आरोप लगाया है। लोकसभा चुनाव में दिल्ली में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार नहीं किया
और अब ये देखिए आरोप लगाए जा रहे हैं सोमनाथ भारती की तरफ से, जिन्होंने गठबंधन को स्वार्थी बताया, बेमेल बताया और साथ ही ये भी कह दिया कि कांग्रेस के जो नेता हैं वो बीजेपी की मदद कर रहे हैं। ये आरोप लगा रहे हैं। और अब इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी दीपक रावत कनेक्ट है। दीपक, अभी तो गठबंधन हुआ नहीं और उससे पहले विरोध के स्वर, क्या लग रहा है, क्या होगा इस गठबंधन को लेकर? ये होगा भी या नहीं होगा? क्या आसार नजर आते हैं हरियाणा में? देखिए, पार्टी के नेता, ये इंडिया अलायंस जिस तरीके से बना था उस दौरान ये कहा गया था कि जब राज्यों में चुनाव होंगे तो उस दौरान भी अलायंस कहाँ पर ठीक बैठता है वहाँ पर चीजें की जाएंगी। लेकिन जो नीचे के नेता हैं, जो विधायक हैं, जो पार्टी के लिए अलग अलग तरीके से चुनाव लड़ते हैं, उनका अलग अलग मन कहता है। कांग्रेस के भी कई नेता हैं जो पहले से ही नाराजगी जता चुके हैं, सीधे तौर पर कह चुके हैं कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करना बेहद गलत होगा। दिल्ली में इसका नुकसान झेल चुके हैं, आखिर चुनाव में इसका नुकसान नहीं झेलना होगा, इसलिए इनसे गठबंधन करना बेहद गलत है। आम आदमी पार्टी के भी अब नेता जो है, निचले लेवल के कार्यकर्ता हैं, विधायक हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि सिर्फ हम हरियाणा की बात क्यों कर रहे हैं, उसके बाद तुरंत दिल्ली में विधानसभा चुनाव है और वहां पर आप गठबंधन करते हैं, वहां पर आपको सीटें अगर कांग्रेस को देनी पड़ती है तो आपको बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। तो सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी के जो कुछ नेता हैं, विधायक हैं, वो भी नहीं चाहते हैं कि किसी प्रकार का कोई अलायंस कांग्रेस के साथ हो, क्योंकि दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी ने अपनी जमीन तैयार की तो कांग्रेस को दरकिनार करके ही की थी। तो ऐसे में अगर आप उसी कांग्रेस के साथ दोबारा गठबंधन करके चुनाव लड़ते हैं तो इससे नुकसान पार्टी को होगा, ये विधायकों का कुछ ठीक है दीपक, मानना है। जी, शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो देखिए, कुल मिलाकर अभी हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में बात बनती नहीं दिख रही है, क्योंकि सोमनाथ भारती से पहले राज्यसभा के सांसद हैं संदीप पाठक, उन्होंने भी दावा किया था उनकी पार्टी सभी सीटों पर लड़ने के लिए तैयार है और कांग्रेस को यह भी चेताया था कि आम आदमी पार्टी को कमजोर समझने वाले भविष्य में पछताएंगे। लीडरशिप की तरफ से मैं एक चीज कह सकता हूं, हम पूरी तरीके से तैयार है, पार्टी के ऑर्डर का वेट कर रहे हैं। वर्ड गो मिलते ही हम सारा अनाउंस कर देंगे। हम हर सीट पर, हर जगह पर पूरी ताकत से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है और जो भी हमें कमजोर आंकेगा वो भविष्य में स्वयं पछताएगा। और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है, हरियाणा में बीजेपी की लिस्ट पर बवाल जारी है। बीजेपी को हरियाणा में एक और झटका, मशहूर गायक कन्हैया मित्तल कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। बीजेपी से टिकट नहीं मिलने से नाराज कन्हैया मित्तल, यूपी चुनाव में चर्चित हुआ था कन्हैया मित्तल का गाना जो राम को लाए हैं। ये गाना गाने वाले कन्हैया बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। देखिए, जैसे ही लिस्ट सामने आई है उसके बाद जो नाराजगी के स्वर हैं वो उठते हुए नजर आ रहे हैं और अब ये कहा जा रहा है कि एक और झटका बीजेपी को हरियाणा में लग सकता है। मशहूर गायक कन्हैया मित्तल नाम, कांग्रेस में वो शामिल हो सकते हैं। दरअसल नाराजगी है उनकी कि उन्हें बीजेपी से टिकट नहीं मिला। अब ऐसे में ये नाराजगी कहीं ना कहीं बीजेपी को भारी पड़ सकती है। चुनाव नजदीक है और उससे पहले इस तरीके से अगर अंदर खाने नेताओं के बीच नाराजगी की तस्वीरें सामने आती हैं, उनकी आवाज सुनाई देती है, तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बड़ा नुकसान हो सकता है। गाना आपको याद होगा कन्हैया मित्तल का जो राम को लाए हैं, ये गाना उन्होंने गाया और उसके बाद वो काफी चर्चा में आए और अब बीजेपी से वो नाराज चल रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, रोहित सिंह सावल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रोहित, जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं कि हरियाणा चुनाव से पहले बीजेपी की मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ती नजर आ रही हैं, अगर कन्हैया बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होते हैं तो ये कितना बड़ा झटका हो सकता है बीजेपी के लिए? देखिए पूजा, राजनीति में प्रशासन की बहुत अहमियत होती है और हरियाणा के लिहाज से इसलिए बड़ी खबर है कि कन्हैया मित्तल जिस गाने से चर्चित हुए थे 2022 का उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव, इसी गाने के इर्द गिर्द पूरी की पूरी कैंपेन को बीजेपी ने बनाया कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाए हैं, ये बेहद चर्चित गाना था और कन्हैया मित्तल बीजेपी के मंचों पर दिखाई देते थे, अक्सर ये गाना गाते हुए दिखाई देते थे। कन्हैया मित्तल मूल रूप से चंडीगढ़ के रहने वाले हैं, तो हरियाणा से वो उस बार टिकट चाह रहे थे और लेकिन उनको टिकट नहीं मिला। ये उनकी तमाम नेताओं से बात हो रही थी, पार्टी के आला नेताओं से भी बात हो रही थी, लेकिन अब कन्हैया मित्तल ने ये बड़ा फैसला लिया है कि वो बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस का दामन थामेंगे। तो प्रतीकों की राजनीति की जहां पर बात होती है तो ऐसे में कन्हैया मित्तल का नाम बेहद अहम हो जाता है। और देखिए, बड़ी असहज सी स्थिति बीजेपी के लिए। इससे कुछ रोज पहले की बात है, एक और हरियाणा के बेहद चर्चित सिंगर हैं रॉकी मित्तल, जिनको बीजेपी में मनोहर लाल खट्टर सरकार ने
राज्य मंत्री का दर्जा दिया था। पब्लिसिटी एडवाइजर मनोहर लाल खट्टर सरकार ने उनको अपना बनाया था, तो उन्होंने भी बीजेपी को छोड़ा और कैथल में रणदीप सुरजेवाला के साथ मंच पर वो दिखाई दिए और उसके बाद अब कन्हैया मित्तल का जाना। तो इससे ये कहा जाए कि चुनावों से पहले जो माहौल होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि कन्हैया मित्तल का बहुत बड़ा जनाधार था, लेकिन इतना तय है कि माहौल के लिहाज से बीजेपी के लिए बेहद बड़ा झटका है कि किस तरह से लोग बीजेपी का पाला छोड़ रहे हैं और कांग्रेस लगातार इस पूरे माहौल को भुनाने की कोशिश करेगी। और कन्हैया मित्तल बेहद चर्चित नाम, इसलिए मैं बार बार वही कह रहा हूँ कि पूरा यूपी विधानसभा का 2022 का चुनाव जिस गाने के इर्द गिर्द। रोहित जी, मैं आपको रोक रही हूँ। कन्हैया मित्तल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, मैं वापस से आपके पास आऊंगी। कन्हैया जी, बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। और सबसे पहले तो आप ये बताइए, क्या नाराजगी है आपके मन में, टिकट नहीं मिला इसको लेकर? सबसे पहले तो सभी को जय श्री राम। और नाराजगी नहीं है मेरी, लेकिन मेरा जो मन है वो कांग्रेस के साथ जुड़ रहा है, इसलिए ऐसी बात। कांग्रेस के साथ आपका मन जुड़ रहा है, लेकिन चुनाव से अहम पहले ये मन जुड़ना, इसके पीछे कोई तो वजह होगी कन्हैया जी। वजह यही है कि मैंने पहले भी कभी किसी पार्टी के लिए नहीं काम किया, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस के साथ मुझे जुड़ना चाहिए। जिस तरीके से हमारी बहन दिनेश फोगाट और ये जुड़े हैं, कितना प्रताड़ित हुए, और उसके बाद अब भी वो जो एक लड़की हमारे देश की किसी पार्टी के साथ जुड़ी है, उसके बाद भी उसको आलोचनाएं देखनी पड़ रही है, सुननी पड़ रही है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमें उनके समर्थन के साथ ऐसी पार्टी का साथ देना चाहिए। यानी कि कन्हैया जी, ये बिल्कुल मान लिया जाए कि आप कांग्रेस के साथ जाने वाले हैं, ये आप एबीपी न्यूज पर कंफर्म करते हैं? देखिए, बिल्कुल अगर बात बनती है तो मैं जरूर जाऊंगा। ठीक है। रोहित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कन्हैया जी, रोहित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो आपसे बात करेंगे। कन्हैया जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि आखिरकार ये इतना बड़ा फैसला, क्योंकि आपका जो गाना बेहद, जो राम को लाए हैं उनको लाए हैं, लेकिन अब तो आप कांग्रेस में जाने वाले। आप तो कहते थे कि कांग्रेस ने तो राम को आने से रोका, तो अब इतना बड़ा फैसला कैसे? नहीं, मैंने हमेशा यही कहा कि अगर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी भी राम मंदिर का फैसला लाते तो वो गीत का हिस्सा। लेकिन जिस तरीके से देश के अंदर हमें लग रहा है कि हमें जाना चाहिए कांग्रेस के साथ, आने वाले जो यूथ है तो उसको भी समझना चाहिए। ठीक है, हम लोग राम को मानते हैं, हम सब राम को मानते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं ना कि सारे राम विरोधी कांग्रेस में हैं। वहाँ भी राम को चाहने वाले, वहाँ भी सनातनी हैं, तो सबके साथ मिलकर काम किया जा सकता है। तो कन्हैया जी, बीजेपी के ये फैसला लेने से पहले आपकी बीजेपी के किसी नेता से बात हुई, किसी बड़े नेता से बात हुई? मैंने इच्छा जाहिर की थी कि मैं हरियाणा में काम करना चाहता हूँ, मुझे मेरा साथ लिया जाए, मेरा सहयोग लिया जाए, मगर मुझे कहीं कोई रिस्पांस नजर नहीं आया किसी का। तो मुझे लगा कि काम तो करना ही है, तो वहाँ करें जहाँ जरूरत है हमारी। जी, तो आपको क्या लग रहा है कि हरियाणा में क्या भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि दोबारा आने वाले हैं, सत्ता में आने वाले हैं, और कांग्रेस भी पूरा जोर लगा रही है? आपको क्या लगता है? तो मुझे लगता है कि हरियाणा में अभी तो फिलहाल तो 50-50 है, क्या हो सकता है ये तो आने वाला चुनाव ही बताएगा। मगर क्या आप कांग्रेस के लिए प्रचार करते हुए दिखाई देंगे? कब दिखाई देंगे कांग्रेस के लिए प्रचार? ये आने वाले समय में आपको पता लग जाएगा, लेकिन हम जरूर कुछ ना कुछ गाएंगे, कुछ लिखेंगे कांग्रेस के लिए, ऐसा हमारा मन है। लेकिन ये बताइए कि कांग्रेस में कहाँ शामिल होंगे आप, चंडीगढ़ में या दिल्ली में? ये आने वाला समय में ही पता लगेगा, अभी बात चल रही है, और जैसे ही क्लियर होगा आप सबको पता लगेगा। तो कब तक ये तस्वीर साफ हो जाएगी? कन्हैया जी, ये तो तय है कि आप बीजेपी छोड़ रहे हैं, कांग्रेस में जा रहे हैं? नहीं, मैंने बीजेपी कभी पकड़ी नहीं थी। मैंने गीत गाया था और मेरे गीत को बीजेपी ने यूज किया, उसको इस्तेमाल किया। मैंने बीजेपी के लिए भी नहीं गाया था, लेकिन उसके एवज में मुझे जो प्रताड़नाएं सहनी पड़ी, जो लोगों की मेरे ऊपर एक ठप्पा लग गया भाजपा का। इवन मैंने कभी ऐसा कुछ किया नहीं, लेकिन उसके एवज में कभी भाजपा ने इस चीज का समर्थन नहीं किया कि हाँ, इस बच्चे का, इस गायक का हमें कोई साथ देना चाहिए या इसके लिए कुछ बात करनी चाहिए, कलाकारों के लिए कुछ बात करनी चाहिए। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं इस विषय को कांग्रेस समझती है
और कलाकारों के विषय के लिए कुछ काम करेंगे। यानी आपका कहना है कि आपको मान सम्मान नहीं मिला बीजेपी में जो मिलना चाहिए? मान सम्मान मुझे बीजेपी से कोई आशा भी नहीं थी मान सम्मान की, और ना मैंने मान सम्मान के लिए कार्य किया था। मगर हम लोग कलाकार लोग हैं, हम चाहते हैं कि जिस कलाकारों को भी मान सम्मान मिले वो भी आगे बढ़े कहीं ना कहीं और देश के लिए काम करें। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में हरियाणा को और उसके लिए हमें काम करना चाहिए। जी करें जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बीपी न्यूज से बात करने के लिए। तो रोहित जी हमारे साथ कनेक्ट थे और कन्हैया मित्तल हमारे साथ जुड़े थे, उनसे बात करें। तो रोहित जी आपका भी शुक्रिया। तो देखिए बीजेपी को एक और बड़ा झटका, हरियाणा में कन्हैया मित्तल हो सकते हैं कांग्रेस में शामिल। एबीपी न्यूज पर उन्होंने इस बात को कंफर्म किया है कि अगर बात बनती है तो वो कांग्रेस के साथ जुड़कर आगे काम करना चाहेंगे। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बहराइच में ऑपरेशन आदमखोर को लेकर एक बड़ा अपडेट आपके सामने। बहराइच में भेड़ियों के वीडियो वायरल हो रहे हैं। एक खेत से दूसरे खेत में भागते दिख रहे हैं भेड़िए। महसी में घाघरा नदी के किनारे भेड़िए दिखाई दिए, ये देख लीजिए वीडियो। आतंक भेड़ियों का लगातार बहराइच में जारी है। लोग सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। 4 भेड़िए पकड़ में आ चुके हैं, लेकिन 2 भेड़िए जिन्हें अभी भी वन विभाग की टीम तलाश रही है। एक वीडियो अब सामने आ गया है जहां एक खेत से दूसरे खेत में भागते दिख रहे हैं ये भेड़िए। ये देख लीजिए, ये वीडियो आपके सामने है। ये बिल्कुल क्लियर वीडियो, ये खेत की वीडियो है जहां पर एक खेत से दूसरे खेत में कैसे तेजी के साथ भागते हुए एंटर कर रहे हैं ये भेड़िए। और ये आपको नजर आ रहा होगा वन विभाग की टीम इन्हीं भेड़ियों को लगातार खोज रही है। इतने दिन हो चुके हैं लेकिन अभी तक इनका कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है। कहीं ना कहीं एक बड़ी पहेली, बड़ी मुश्किल वन विभाग की टीम के लिए बना हुआ है और लोग डरे हुए हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी संजय त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट है। संजय, वन विभाग की टीम लगातार ढूंढ रही है, भेड़िए मिल नहीं रहे, लेकिन वीडियो सामने आता है और साफ दिखता है एक खेत से दूसरे खेत तेजी के साथ ये भेड़िए आतंक मचाते हुए। संजय, ये वन विभाग लगातार ड्रोन कैमरे चला रहा है, लेकिन उसकी जद में ये भेड़िए नहीं आ रहे हैं। जहाँ से ग्रामीण फ़ोन करके सूचना देते हैं भेड़िया देखा गया, वहाँ तत्काल वन विभाग के लोग पहुँचते हैं। ड्रोन समेत जो उनके पास में अन्य इंतज़ाम है, उपाय हैं, वो सारे के सारे आजमाए जाते हैं, लेकिन भेड़िए की कोई तस्वीर कैद नहीं हो रही है। ये सुकून की बात है कि पिछले 5 रातों से भेड़िए के किसी हमले की बात सामने नहीं आई है। भेड़िए ने किसी को घायल नहीं किया है, ना ही किसी की जान ली है, और वन विभाग कोशिश भी इसी बात को कर रहा है। मेरे सहयोगी अखिलेश मेरे साथ मौजूद हैं। वन विभाग की टीमें लगातार गश्त कर रही हैं, कॉम्बिंग कर रही हैं, लेकिन उनके कैमरों में नहीं आ रहा है भेड़िया। जो ग्रामीण है उनके कैमरों में दिख रहा है। अभी भी खौफ बरकरार है भेड़िए का। देखिए, वन विभाग के जो इस प्रोग्राम को लीड कर रहे हैं संजय पाठक, उनसे सुबह बात हुई मेरी। उन्होंने बताया है कि पिछले 2 दिनों से कहीं भेड़िया ट्रैप नहीं हुआ है उनके कैमरे में, लेकिन अब चूंकि ग्रामीण दहशत में है तो उनको ये आभास रहता है कि भेड़िया कहीं ना कहीं से आ सकता है। तो इसी वजह से अब ये जो पूरा कॉम्बिंग चल रही है, अब ये ग्रामीणों के सहारे चल रही है। लेकिन हालांकि जहाँ भी ग्रामीण सूचना दे रहे हैं तो वन विभाग वहाँ पहुँच रहा है और ड्रोन के माध्यम से ढूंढने की कोशिश कर रहा है। एक कोशिश और भी कर रहा है, एक कोशिश वन विभाग और भी कर रहा है कि जो लोग बाहर सो रहे हैं, चूँकि अभी तक भेड़िए के जो भी अटैक पूजा हुए हैं वो घर के बाहर सोते हुए लोगों पे हुए हैं, तो वन विभाग कोशिश ये कर रहा है कि जो लोग बाहर सोते हैं उनको किसी तरीके से भीतर कराया जाए जिससे कि भेड़िया हमला ना कर पाए। और ये एक ट्रिक भी है कि भेड़िए को अपने वापस जो उसका मूल शिकार करने की पद्धति है, तरीका है, उसकी ओर भेज दिया, यानी जंगल की ओर भेज दिया जाए। नहीं, कल एक्सपर्ट कह रहे थे कि अगर हम इसको शिकार करने से रोकेंगे, अगर 1 हफ्ता रोक लेंगे, 10 दिन रोक लेंगे, तो ये अपने जो मूल इसका जो शिकार का टेंडेंसी है, जैसे शिकार पहले करता था तो उसी अपनी टेंडेंसी में चला जाएगा। तो ये जो हमले हो रहे हैं ये बंद हो जाएंगे और यही है कि आदमखोर नहीं रह जाएगा। फिर इस तरह का ये भी दूसरा तरीका है अखिलेश कि जो भेड़िए का आतंक खत्म करने का एक तरीका ये भी है वन विभाग के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, यही एक तरीका बचा है। चूँकि अब 2-3 दिनों से जो उनके कैमरे में ट्रैप नहीं हो रहे हैं तो वो भी बेचारे अब ग्रामीणों के सहारे हैं, लेकिन जहाँ जहाँ ग्रामीण कह रहे हैं वहाँ वो पहुँच रहे हैं। ड्रोन और अपना जो उनका तकनीकी है उससे उनका वो पूरा सर्च अभियान चला रहे हैं, लेकिन उसमें कैद नहीं हो पा रहे हैं। तो अब ये कहा जा सकता है कि जो दूसरी टेक्निक है वन विभाग की
कि उसको आजमा रहे हैं। 6 भेड़ियों का झुंड था, 4 पकड़ लिए गए हैं, 2 अभी भागे हुए हैं। और जब बड़ा झुंड होता है तो निश्चित रूप से पूजा कैमरे में ट्रैप करना उसको आसान होता है, लेकिन अब छोटा झुंड है तो इधर से उधर भाग रहा है, जिससे बिल्कुल। और इसी वजह से अब अलग अलग तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है कि किस तरीके से इन भेड़ियों को ट्रैप किया जाए। संजय, शुक्रिया आपका। देखिए, बहराइच में भेड़िए के आतंक से लोग दहशत में हैं। रात भर लोग यहाँ पर लाठी डंडे लेकर गश्त करते रहते हैं। बहराइच से हमारे संवाददाता संजय त्रिपाठी की एक और रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। आदमखोर भेड़िए की दहशत से परेशान बहराइच गांव में शुक्र की ये बात है कि पिछले 5 दिनों में भेड़िए का कोई हमला नहीं हुआ है, लेकिन दहशत अभी भी बरकरार है क्योंकि 2 आदमखोर भेड़िए अभी भी वन विभाग की पकड़ से बाहर है। ऐसे में जो ग्रामीण हैं वो लगातार गांव-गांव, घर-घर जा करके लोगों को सतर्क कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि जो बच्चे बाहर सो रहे हैं उनको घर के अंदर लिटाएं। पूरे गांव के लोग आप देख सकते हैं इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। कुलाला गांव है और यहाँ भी हमला हुआ था भेड़िए का। उसके बाद से लगातार यहाँ रात्रि गश्त हो रही है। लोगों के हाथ में लाठी डंडे, भाले, फरसे तक हैं। इसका नतीजा कुछ मिल रहा है, फ़ायदा हो रहा है? हाँ, नतीजा मिल रहा है। लोग अंदर लेट रहे हैं और जो लोग ये बहाना बताते थे कि हमारे पास लेटने की व्यवस्था नहीं है, उन लोगों के लिए भी व्यवस्था की गई है विद्यालय में। वो विद्यालय में जाकर ले सकते हैं, वहाँ चारपाई लगी हुई हैं, वहाँ पर जाकर रह सकते हैं। तो स्कूलों में भी इंतजाम किए गए हैं कि जो अगर किसी के घर में इंतजाम नहीं है पंखे के, बिजली के, तो स्कूल में जाकर के भी लेट सकता है। वन विभाग कह रहा है कि अगर हम इस प्रयास में सफल होते हैं कि लगातार ये जो भेड़िए के हमले हैं ये अगर बंद हो जाएं तो भेड़िया अपने जो स्वाभाविक तरीका है जंगल में जाकर शिकार करने का, उस पैटर्न पर चला जाएगा और ये उससे मुक्ति पाने का एक बहुत कारगर तरीका हो सकता है। इसीलिए ये प्रयास किए जा रहे हैं कि कोई बाहर नहीं रहेगा। जब मनुष्य का मांस नहीं पाएगा तो अपने मूल रूप पे चला जाएगा। जैसे बकरी वगैरह जो खाते थे उसी को खाना शुरू कर देंगे और इनका स्वाद बदल जाएगा। अगर 1-2 रात और नहीं होता है हमला तो ये माना जा सकता है कि हाँ, उसका पैटर्न बदल रहा है। तो ये पहरा जो आप लोग दे रहे हैं लगातार, लाठी डंडे और फरसे, भाला जो जिसके पास उपलब्ध है वो अपने घर से लेके निकला है, पाइप लेके निकल आए हैं, तो इससे लोग जागरूक हो रहे हैं, बात मानते हैं? हाँ, बिल्कुल बात मानते हैं और अधिकांश लोग ये हैं कि बाहर नहीं लेट रहे हैं। वन विभाग के सामने समस्या ये भी आ रही है कि जो उनके ड्रोन कैमरे हैं, अब उनमें जो 2 आदमखोर भेड़िए जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो अभी तक पकड़ से बाहर हैं, वो कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। तो क्या लगता है कि वो कहाँ चले गए होंगे? अब गन्ने के खेत ज़्यादा हैं और लगातार ड्रोन चलता रहा है और जब ड्रोन चला है तो कोई ना कोई भेड़िया पकड़ा गया है। हो सकता है उससे वो सावधान होकर गन्ने के झुंड में कहीं बैठ जाते हों जिससे वो दिखाई न पड़ रहे हैं। और ड्रोन में सरकार द्वारा भी काफ़ी व्यवस्था हो रही है, लोग जागरूक हो रहे हैं, लाठी डंडों से घर के बाहर निकल रहे हैं। कोई अकेला रात में नहीं निकलता है, समूह में लोग चलते हैं, रात भर गश्त होती है। पीएससी के जवान भी लगे हैं, मीडिया भी लगी है, सारे लोग लगे हैं, सारी व्यवस्था होती है। अभी हमला भी कम है यहाँ सिसैया मौजे में। सामूहिक प्रयासों का नतीजा है। देखिए, सारे लोग निकले हुए हैं, त्रिशूल लेकर घर से आए हुए हैं। भेड़िया नजर आया कभी? जी सर, नज़र तो नहीं आया है। लेकिन मतलब आतंक तो करता ही है। इसके डर से जो चीज़ आता है हाथ में उसको लेकर हम लोग रात भर ड्यूटी लगाते हैं, अपनी घर की रक्षा करते हैं।